So yesterday we have started with the chapter of discharge of contract. Discharge by performance हम लोग पहले ही एक अलग चैप्टर नंबर 5 में कर चुके हैं. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हमने कर लिया. लेट्स स्टार्ट विद डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये भी एक बार समझा जरूर दिया था मैंने आपको कि कोई चीज यदि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर करनी है, उसमें नहीं की गई, तो सर द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. पढ़ लेते हैं इसको एंड देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट. ठीक है. दिया जैन, तू पढ़ेगी डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम? हाँ सर. Discharge by lapse of time. When a contract is to be formed within the stipulated time period and the party does not perform it within that time, the contract is discharged by the lapse of time fixed for its performance. ठीक है. एक तो ये हो गया. कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सर जैसे कि दिया जैन जो है, उसको बिग फोर में से एक फर्म है अर्नस्ट एंड यंग, उसने अपॉइंटमेंट दिया आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया और अर्नस्ट एंड यंग ने अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दिया कि आपको 15 डेज के अंदर बैंगलोर ऑफिस में रिपोर्ट करना है, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म. ठीक है, डिस्चार्ज. इसको नहीं करना था बैंगलोर में जॉब, ये नहीं गई, तो 15 दिन में, जब 15वें दिन तक इसने रिपोर्ट नहीं किया, 16वें दिन खत्म मामला, कॉन्ट्रैक्ट खत्म. ठीक है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. एक तो हो गया पहला ये एग्जाम्पल. दूसरा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का तरीका देखो कि सर अपन ने एक चीज पढ़ी थी ना, इंडियन लिमिटेशन एक्ट. रेफरेंस दिया हुआ है मैंने इसका पहले आपको, इंडियन लिमिटेशन एक्ट. ठीक है. झील ने किससे, मान लो झील ने शिरीन जॉन से पैसा उधार लिया 20 लाख रुपए. मंशा शर्मा क्या हो गया? है जी, गलती से हैंड रेज हो गया सर. गलती से हैंड रेज हो गया. ठीक है, चलो गलती से मिस्टेक हो गई. चलिए, झील ने शिरीन जॉन से 20 लाख रुपए उधार लिए थे. ठीक है. तो अब एक साल बाद ब्याज के साथ में 22 लाख रुपए लौटाने का वादा किया. एक साल का पीरियड हो गया, शिरीन ने पैसा डिमांड किया, झील ने देने से मना कर दिया. ठीक है कि नहीं, कोई पैसा नहीं है, भाग जाओ यहाँ से. ठीक है. तो अब शिरीन जॉन के पास में कॉज ऑफ एक्शन आज की डेट में, मतलब वो एक साल जब पूरा हुआ उस डेट पे और इसने पैसा नहीं दिया, तो इसके पास में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया. कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो सर इसके पास में कितना टाइम पीरियड है कोर्ट में जाने के लिए, कि सर इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने जो भी टाइम पीरियड बताया उतना है. इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने यदि किसी ने उधारी नहीं चुकाई है या पैसा लेना था वो नहीं चुकाया है, तो 3 साल का समय पीरियड दिया है, 3 इयर्स का पीरियड दिया है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए. ऐसी सिचुएशन में यदि शिरीन जॉन 5 साल बाद पहुंचती है तो वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कैसा डेट हो गया है, ये हो गया टाइम बार्ड डेट. हमने कितनी बार ये एग्जांपल पढ़ा हुआ है, टाइम बार्ड डेट हो चुका है. ठीक है. अब टाइम निकल गया है इसके, इस सिचुएशन में कोर्ट में केस करने के लिए, टाइम बार्ड डेट. ठीक है बॉस. तो अब क्या हुआ सर, ये कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम. देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन आप इसे यहां पर भी कवर कर सकते हो, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. यदि शिरीन 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में केस फाइल करने नहीं पहुंची तो वो भविष्य में कभी नहीं कर पाएगी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. ठीक है. ये भी एक एंगल होता है लैप्स ऑफ टाइम का. आ जाओ दोनों पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ये तो पढ़ लिया था, ये भी पढ़ ले बेटा. दिया. The Limitation Act has prescribed the period of limitation for various contracts. After the expiry of a limitation period, the contractual rights cannot be enforced and the contract comes to an end due to lapse of limitation period. तो सर दोनों ही तरीके याद रखना. जहां पर टाइम पीरियड के अंदर अंदर कुछ काम करना था और वो नहीं किया गया, सो कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. और जहां पर कोर्ट में पहुंचना था लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर, जैसे ये जो मैंने आपको डेट चुकाने के लिए, किसी ने डेट नहीं चुकाया है तो सर 3 साल में उसके खिलाफ कोर्ट में पहुंचना है लिमिटेशन एक्ट के अनुसार. यही यदि रियल एस्टेट के मामले होते हैं ना, जो कि बड़े मैटर्स होते हैं,
बहुत। जैसे अब आज कोई आप फ्लैट खरीदने जाओ तो 1.5-2 करोड़ रुपए बिना फ्लैट नहीं आता है कोई अच्छी लोकेशन पे। तो सर वहां पर कोई धोखेबाजी हो गई, कोई केस करना है, तो रियल एस्टेट के मैटर्स में इंडियन लिमिटेशन एक्ट ने 12 इयर्स का टाइम पीरियड दिया, क्योंकि मैटर बड़े होते हैं, आपको 12 साल के अंदर अंदर कोर्ट में पहुंच जाना है। ठीक है। तो अपना लिमिटेशन एक्ट अपना पढ़ने का काम नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस का पॉइंट आया है उसका। ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, और कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर अंदर परफॉर्म करना था वो वाला भी रखना। झील मैडम 20 लाख रुपए में तेरा नाम ले लिया इसलिए तकलीफ हो गई। कि सर मुझे और लेने वाले नहीं देने वाले साइड रखते तो मजा आता, लेने वाले साइड क्यों बता दिया। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम्म मैं बोल रही हूँ कि अगर लैप्स ऑफ टाइम परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है तो सामने वाली पार्टी केस कर सकती है ना, बट लैप्स ऑफ टाइम परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है का क्या मतलब हुआ। मतलब डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम फॉर टाइम फिक्स्ड फॉर इट्स परफॉर्मेंस, मतलब लिखा है ना इस पे। हाँ तो ये दोनों ही एंगल में, एक तो तुमको लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कोई काम करना था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, वो तुमने नहीं किया, द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज हो गया, ये बात तो पक्की हो गई। अब सामने वाली पार्टी के पास में कुछ राइट्स पे आएंगे, जैसे कि तुमको टाइम पीरियड में काम पूरा करना था, तुमने नहीं किया, तो सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने ब्रीच किया, तो वो डैमेजेस या जो भी वसूलेगा वो आगे हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। इसी तरीके से लिमिटेशन एक्ट, सर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तुमको एक कोर्ट में जाने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट, उसमें नहीं गए तो परमानेंटली डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, हमेशा के लिए। ठीक है, आप कभी कोर्ट नहीं जा पाओगे। चलिए, तो एग्जाम्पल भी वही है, अ पर्सन इज अपॉइंटेड विद अ कंडीशन टू जॉइन हिज ड्यूटीज विद इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मींस 15 days, so he does not join, the contract is discharged after a fortnight, as simple as that। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द डी पॉइंट, चौथा तरीका जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो डिस्चार्ज बाय, ये देखो फोर्थ, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन का दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है। आओ और भी डिटेल्स पढ़ते हैं, कुछ नया पता पड़ता है तो लेट्स कम एंड रीड इट। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन, हाँ बहुत सारी चीजें इसमें। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां कानून के कारण तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, a contract may be discharged by operation of law in the following cases। करीब 4-5 सिचुएशन होनी चाहिए यहाँ पर। yes, there are 5 situations। number 1, death of the promisor। देखो स्पेशल सिचुएशन समझना, सर जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है या वो पर्सनल नेचर का है, वहां पर प्रॉमिस करने वाले की यदि डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपन नहीं बोल सकते कि आओ और अपने पापा की जगह या मम्मी की जगह परफॉर्म करो। ठीक है। यदि जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और विच इज नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, इस जनरल से मेरा मतलब ये है। ठीक है। तो फिर आप उसके एलआर्स को बुला सकते हो कि अपने पिताजी, जो तुम्हारे पिताजी मर गए हैं, उनकी जगह पे आओ और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, तभी बुला सकते हो। वो भी कितने ट्यून तक बुला सकते हो एलआर को, केवल उतने ट्यून तक बुला सकते हो जितने रुपए का इसने एसेट्स इनहेरिट किया है, उतने ही रुपए की लाइबिलिटीज देने के लिए आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा आप एलआर्स को परेशान नहीं कर सकते हो। जील मैडम बोलिए क्या हुआ। सर ये द प्रॉमिसर में मैरिज का सिचुएशन आता है क्या, कि मैंने मतलब मैं जिससे शादी मैंने कर रही हूँ। मैंने क्या बोला कि सर यदि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व करता है, जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके की चीजें, ठीक है, पर्सनल स्किल्स जिसमें इन्वॉल्व हुई है, तो यदि पेंटर ने, एमएफ हुसैन, हालांकि अब तो अल्लाह के प्यारे हो गए हैं ये, लेकिन यदि बहुत फेमस पेंटर है एमएफ हुसैन, उन्होंने यदि झील को वादा किया होता कि है ना मैं तेरे लिए एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, 10 सिटिंग लगेगी, बदले में 5 लाख रुपए लूंगा। ठीक है। और ये यदि अल्लाह को प्यारे हो गए तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप एमएफ हुसैन की जगह आइए और झील की पेंटिंग अब आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि आपके पापा ने वादा किया था।
वो पता नहीं घोड़े को गधा पेंट कर देंगे, उनमें इतना ही आर्ट होगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हो। दूसरी बात, तूने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने जब पढ़ाया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स और आर ऑफ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में मैरिज इंक्लूड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट टू गेट मैरिड। ठीक है, तो यदि एक बॉय मीन्स मैन ने एक गर्ल को वादा किया है, ठीक है, शादी करने का, इन्होंने आपस में वादा किया है, यदि इसकी डेथ हो जाती है तो इसके जो भी एलआर्स हैं, तुम उनको नहीं बोलोगे आओ मेरे से शादी करो, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही वाहियात बात होगी, सबसे वाहियात बात होगी। ठीक है, तो सो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, मतलब जहां भी वर्ड पर्सनल आ जाए ना, तुम्हारे कान यूं खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ कुछ, वो एक मेंटोस का ऐड आता है ना, दिमाग की मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, तो जैसे ही पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर की बात आ जाती है, तुम्हारा दिमाग खड़ा, मतलब बत्ती जल जानी चाहिए कि हाँ इसमें एलास वाला रोल नहीं होगा, याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सर वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल्स के हैं या पर्सनल नेचर के हैं, दे गेट डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ द प्रोमिसर। शादी करने का वादा जिसने किया या डांसिंग या पेंटिंग करने का जिसने वादा किया, द कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का पहला तरीका। झील समझ आ गया? ठीक है, किसी और को कोई दिक्कत? पुलकित, दूत, रिचा, नहीं, ईशा बांगड़, रिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए झील हाथ नीचे कर ले, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट सर, सेकंड तरीका जहां पर द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, पहले पहला तरीका पढ़ लेते हैं, समझ तो लिए, पढ़ लेते हैं। दिया जैन पढ़ ले। Death of promisor. Contracts involving personal skill or expertise of promisor terminates on his death. Example: A promises to perform a dance in B's theater. A dies. The contract comes to an end. सिंपल है, कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड इज इंसॉल्वेंसी। देखो, सब इंसॉल्वेंट कौन होता है कि सर जो अपना उधार नहीं चुका पा रहा है तो वो जाता है कोर्ट में, एप्लीकेशन लगाता है, काइंडली डिक्लेयर मी इंसॉल्वेंट। ठीक है, खुद अपनी मर्जी से इंसॉल्वेंट खुद को नहीं घोषित कर सकते कि आज से मैं इंसॉल्वेंट, मैं किसी का कोई उधार नहीं चुकाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको जाके कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, कोर्ट आपके मैटर को देखता है, सुनता है, फिर यदि उसको लगता है तो वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, जहां पर एक ऑफिशियल असाइनी या ऐसा जना अपॉइंट किया जाता है जिसके पास में मिस्टर एक्स ने मान लो एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में, तो उनकी सारी एसेट्स इनमें वेस्ट करती हैं, यानी इनके पास चली जाती है, इनकी सारी लाइबिलिटीज का ये पता लगाते हैं और रुपए में 10-20 पैसे जो भी होता है उन सबको चुकाने का काम करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और कोर्ट एडजज करता है इंसॉल्वेंट मिस्टर एक्स को। ठीक है, ये अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। तो सर इंसॉल्वेंट बंदे को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे करने की जरूरत नहीं होती, उससे कोर्ट उसको छुटकारा दिला देता है। वापस सुनना, इंसॉल्वेंट घोषित होने वाले बंदे को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मंशा तेरे से क्वेश्चन है। मंशा, हाँ सर। मंशा, कैन अ माइनर बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट और नॉट? नो। नो, इफ नो वाई, इफ यस वाई? क्यों? सर नहीं हो सकता ना, मेरे को हाँ हाँ, वो नहीं हो याद नहीं आ रहा सकता। है वो चैप्टर। सर याद नहीं आ रहा है वो चैप्टर, नहीं हो सकता, मैं बोल रही हूँ ना नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, ये लॉजिक नहीं चलेगा। क्यों नहीं हो सकता वो भी बताना पड़ेगा। याद नहीं आ रहा है तो मैं किसी और से पूछता हूँ, चल पुलकित तू बता। याद नहीं आ रहा। यस सर। तू बता, वाई मंशा कह रही है कि माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, वाई माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट? सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता है तो उसका इंस्टॉलमेंट तो हो ही नहीं सकता है ना। बिल्कुल सही लॉजिक। माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकता तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से छुटकारे की बात कहाँ करनी हो पड़ेगी उसको। तो माइनर को कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ले ही नहीं सकता है।
ठीक है, इसलिए एज सिंपल एज दैट। याद नहीं आ रहा है क्या? दिमाग चला ना अपना, ऐसे क्या बोलती है। चलो नेक्स्ट। तो सर आइए, इंसॉल्वेंट यदि किसी बंदे ने अपने आप को घोषित करा लिया है कोर्ट से, तो सर इंसॉल्वेंट घोषित होने से पहले की जो भी लाइबिलिटीज थी उनसे उसे छुटकारा मिल जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने की जरूरत नहीं होती है। द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पढ़ ले भाई दिया। When a promisor is declared insolvent, he is discharged from all his liabilities incurred prior to his ad- एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है, देखो इसमें एक जुडिकेशन वर्ड है। जुडिकेशन का मतलब वो, एडजुडिकेशन का मतलब वो प्रोसेस जिससे कोर्ट इसे जज करेगा कि इंसॉल्वेंट हो गया है। तो पूरा मतलब दिस इज अ लीगल टर्म, एडजुडिकेट। द कोर्ट विल एडजुडिकेट एनी पर्सन एज इंसॉल्वेंट। पूरी प्रोसेस फॉलो करके, देख के, समझ के, फिर उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोर्ट आपको एडजुडिकेट करेगा इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो सर एडजुडिकेशन। ठीक है, सो व्हेन अ प्रोमिसर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है, उसने खुद को इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट करा लिया है, then he is discharged from all his liabilities incurred prior to his adjudication. ठीक है, एग्जाम्पल है A contracts to sell 100 bags of sugar to B. A ने B को 100 bags शुगर बेचने का वादा किया। उसके यहाँ पर बहुत बड़ी फायर लग गई जिसमें कुछ बचा ही नहीं था बेचने के लिए, तो उसको बहुत हैवी लॉस हो गए। तो ए ने क्या किया, अप्लाई कर दिया इंसॉल्वेंसी के लिए, और वो एडजस्ट भी हो गया इंसॉल्वेंट। तो ये जो 100 बोरी शक्कर देने का कॉन्ट्रैक्ट था, इट इज डिस्चार्ज्ड। ठीक है, एज सिंपल। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया था, बाद में आग लग गई। देखो इसको इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी ले सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बट सर आप यहां पर भी ले सकते हो क्योंकि खुद क्वेश्चन में लिख दिया, उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करा दिया। ठीक है, इसलिए भी हो सकता है। दिया जैन। नेक्स्ट, मर्जर ऑफ राइट्स। चलिए मैं पहले समझाता हूं फिर अपन पढ़ेंगे। मर्जर ऑफ राइट्स का मतलब होता है मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट इनटू सुपीरियर राइट। मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट इनटू सुपीरियर राइट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इंफीरियर और सुपीरियर। आओ देखते हैं क्या मतलब है। कहाँ चले गए भाई। अब मान लो बान्यमी जो है उसने बहुत मेहनत करी। बान्यमी वीडियो ऑन नहीं किया रे। बान्यमी कहाँ चली गई? तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो मैं सुन रही हूँ। ओके, थोड़ी सी ही है, चलो इसलिए सुनने का एहसान कर रही है ये हम पे। चलो, अभी बान्यमी ने बहुत मेहनत की और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। बान्यमी सुन, यस सर। राजेश तो नहीं है आसपास? नहीं सर। ठीक है, बान्यमी ने बहुत मेहनत करी और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। ठीक है, अब सीए बनने के बाद में इसने सोचा क्यों ना मैं अपना एक ऑफिस सेटअप करूं। इसके ख्वाब भी ऊंचे थे, तो इसने कहा मैं नरीमन पॉइंट पे ऑफिस सेटअप करूंगी। मैं कोई छोटी मोटी जगह पे ऑफिस सेटअप नहीं करूंगी, अपना अपना ऑफिस होगा नरीमन पॉइंट पे। ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट ऑफिस कमर्शियल स्पेस इन एशिया, या तो नंबर 1 पे या नंबर 2 पे रहती है हमेशा इंडिया में, एशिया में। ठीक है, सो इसने कहा मैं तो वहां पर सेटअप करूंगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, वान्यमी ने वहां पर मिस्टर एक्स से एक रेंट पे एक छोटा सा ऑफिस ले लिया, रेंटल एग्रीमेंट बना लिया। ठीक है, 5 साल का रेंटल एग्रीमेंट था। दिस रेंटल एग्रीमेंट वॉज ऑफ 5 years। ठीक है, अभी क्या हुआ, तीसरे साल तक बानमी की प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल गई, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल गए इसको कि इसने 3 साल में ही इतना पैसा जोड़ लिया कि वो ये ऑफिस खरीद सके। तो बानवी ने मिस्टर एक्स से बात करी, यार आप मुझे ये अपना ऑफिस मेरे को बेच दो ना। मिस्टर एक्स भी बूढ़े हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है बेच देता हूँ तेरे को, मेरे को वैसे भी कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो बानवी और मिस्टर एक्स के बीच में एक सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट बना, विच वॉज परचेज एग्रीमेंट ऑफ दिस सेम ऑफिस जो उसने बानवी ने पहले किराए पे ले रखा था। ठीक है,
सो सेकंड जो है, इससे बानमी को सेकंड कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिल गए, उसी ऑफिस के ओनरशिप राइट्स मिल गए, मालिकाना हक मिल गया। तो सर यहां पर तो ये किराएदार की हैसियत से बैठी थी फर्स्ट वाले एग्रीमेंट में, दूसरे वाले एग्रीमेंट में ये ओनरशिप के हैसियत से आ गई। अभी भी 2 साल किराएदारी में बचे थे, उससे पहले ही ये क्या आ गई, यहाँ पर ओनरशिप में आ गई। तो सर ये जो उस ऑफिस पे जो किराएदारी का राइट दे रहा है बानमी को, वो कॉन्ट्रैक्ट इज हैविंग इंफीरियर राइट्स इन कंपैरिजन टू दिस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो बानमी को उसका ओनरशिप दिला रहा है। तो ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट उसको बानमी को सुपीरियर राइट्स दिला रहा है इन कंपैरिजन टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। तो सर जैसे ही तीसरे साल इसने बानमी ने वो ऑफिस मिस्टर एक्स से खरीदा, सर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज हैविंग इंफीरियर राइट ऑटोमेटिकली गेट्स मर्ज्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज हैविंग द सुपीरियर राइट। ये खत्म हो जाता है, इट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बात समझ में आ गई? यस, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्जर ऑफ राइट्स, मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट्स इनटू सुपीरियर राइट्स दिया। When an inferior right accruing to a party in a contract merges into a superior right accruing to the same party, then the contract conferring inferior right is discharged. वेरी सिंपल, ठीक है। और एग्जाम्पल वही है, अपनी लैंग्वेज में तुम लोग लिख देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, चौथा तरीका जिससे द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, 3 कर चुके हैं। डेथ ऑफ द प्रोमिसर वेयर पर्सनल वर्ड इज इन्वॉल्व, पर्सनल स्किल्स और पर्सनल नेचर। सेकेंड, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट यदि एडजज हो गया, एडजुडिकेट हो गया है, तो उससे पहले वाले सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस खत्म। तीसरा, मर्जर ऑफ राइट्स, मर्जर ऑफ इंफीरियर राइट इनटू सुपीरियर राइट, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट इंफीरियर वाला ऑटोमेटिकली खत्म। चौथा, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। आज देव बाबा तो आए नहीं है, ठीक है, तो देव और पुलकित की जोड़ी है, ठीक है। पुलकित इज ही और रिलेटिव? हाँ सर, मतलब रिलेटिव, फैमिली फ्रेंड वैसा। फैमिली फ्रेंड वैसा, ठीक है। तो सर देव और पुलकित ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, अनऑथराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि पुलकित देव को कुछ आइटम दे रहा है और देव को उसके बदले में पुलकित को 50,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने की 1 तारीख को एग्जीक्यूट होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी पुलकित के पास में पड़ी है। पुलकित ने क्या किया, जैसे ही घर पहुंचा इधर एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। पुलकित ने क्या किया, जैसे ही घर पहुंचा इधर एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है। देखो, यदि किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करना होता है तो उसमें दोनों पार्टीज की सहमति से होता है। ये भी हाँ भरेगा, ये भी हाँ भरेगा तो होगा। यदि पुलकित ने ऐसा कर दिया है कि अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन कर दिया है इन द टर्म्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, तो सर ये जो नया वाला बन गया है ना, ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि ये गलत तरीके से बना हुआ है। लेकिन समझने वाली बात है कि सर पुराना वाला जिसमें देव को पुलकित को 50,000 रुपए चुकाने हैं ना, ये वैलिड रहेगा, वो तो पूरा करना पड़ेगा। ये जो इसको चेंज कर दिया गया ना, ये गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। वो अलग बात है कि तुमको कोर्ट में जाके प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा कि सर यहाँ पर फॉर्जरी हो रही है। फ्रॉड और फॉर्जरी 2 अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। यदि हम लॉ के एंगल से बात करें, फॉर्जरी क्या होती है कि सर आपने किसी डॉक्यूमेंट में, रिटन पेपर में कोई गलत तरीके से चेंज कर दिया है, तो वो क्या हो गया, फॉर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्जरी हो रही है, तो सर ये जो फॉर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। पढ़ वही इसको। When any party makes any material alteration to the terms of the contract without the consent of the other party, the contract terminates. Material alteration changes the legal identity or character of the contract or alters the rights and liabilities of the parties. मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब है लीगल आइडेंटिटी। तो ठीक है, इतना डिटेल में नहीं भी लिखो। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया ना, एक बिंदी एक्स्ट्रा लगाने का,
ये अपने आप याद रख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, गलत तरीके से किया ना, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट से वो नया वाला ऑटोमेटिकली नहीं पर डिस्चार्ज हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट, व्हेन द राइट्स एंड लायबिलिटीज वेस्ट इन द सेम पर्सन, जब एक कॉन्ट्रैक्ट की राइट्स और लायबिलिटीज दोनों सेम पर्सन में आ जाती हैं तो भी वो इट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो कैसे, अपन ने जब चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसमें कहीं ना कहीं पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टीज होनी आवश्यक होती है, नेसेसरी होती है। एक पार्टी खुद के साथ में ही कि मैं अपने साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, मिस्टर ए ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं खुद के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, ही कैनॉट से दैट, ठीक है। तो अब लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सर राइट्स भी मिस्टर ए के और लाइबिलिटी भी मिस्टर ए की, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कैसे, आओ समझते हैं। तो अपन सबने समझा हुआ है प्रॉमिसरी नोट या क्या होता है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिसरी नोट दिया कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जो भी इसको होल्ड करेगा मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। मिस्टर बी ने क्या किया, उसे मिस्टर सी को दे दिया, उनको कोई पेमेंट करना था। मिस्टर सी ने मिस्टर डी को दे दिया, मिस्टर सी को मिस्टर डी को कुछ पेमेंट करना था। मिस्टर डी ने वापस मिस्टर ए को कुछ पेमेंट करना था। तो वही प्रॉमिसरी नोट जो मिस्टर ए ने बनाया था वापस घूमकर मिस्टर ए के पास में पहुंच गया, वही देने वाले हो गए, उन्हीं को मिलने वाला हो गया। तो सर the contract gets discharged by operation of law because the rights and liabilities are vesting in the same person, ठीक है। it is very simple। आओ पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं। Where the rights and liabilities under a contract vest in the same person, the contract is discharged. ठीक है, वही एग्जांपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज। नेक्स्ट, अब आते हैं ABCDE, 5वें पॉइंट पे आते हैं भैया। शिरीन जॉन बोल। सर वो अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन में अगर अमाउंट पेएबल को कम भी किया तो फिर भी टर्मिनेट हो जाएगा। कम भी किया तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। देखो ऐसा है, तुम अपने, यदि तुमको कम करना ही होता, यदि तुमको कम करना ही होता तो तुम तो बड़ी आसानी से उसको बिना बोले ही कर, मतलब बोल के ही करवा लेते ना कि देख मैं तेरे को मेरे को 50,000 रुपए देने हैं, मैं तेरे से केवल 5,000 रुपए लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो तू बोलेगा तो सामने वाला खुशी खुशी राजी हो जाएगा। इसमें तेरे को प्रैक्टिकली देखूं तो फॉर्जरी करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना। तो वो तो वैसे ही बोल के हो रहा है, उसके लिए क्या फॉर्जरी। ये एग्जाम्पल ही तभी आता है जब तूने कहीं ना कहीं केवल अमाउंट ही नहीं, तूने उसमें और चीजें भी और भी बदली जा सकती हैं। जैसे अमाउंट के अलावा तूने 3 राइट्स लिखे हुए थे, 1 2 3, कि मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से 3 राइट्स मिलेंगे, उसमें तूने थर्ड में कुछ चेंज कर दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये भी तो अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन हो गया। तो अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। अपने को तो बस ये याद रखना है कि सर ज्यादा मतलब है ना, आपने कुछ ऐसी फॉर्जरी जैसा काम किया है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं आएगा एग्जाम में कि कम कर दिया तो भी हो जाएगा क्या। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाना, ठीक है। देखो इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है, अपन सब पढ़ा हुआ है, आता है, बस नए शब्द दे दिए उनको। इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है। पहला होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय से ही उपस्थित है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। और एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो वो वैलिड था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि सर चेंज करना पड़ा, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि चेंज करना पड़ा, ठीक, मतलब चेंज क्या करना पड़ा, वो अब पॉसिबल नहीं होगा उसको परफॉर्म करना। तो सर जहां इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है ऑफ परफॉर्मिंग वो तो हो गया वॉइड एग्रीमेंट, और जहां सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है वहां पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है सर,
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, टू टाइप्स, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब हम उसे क्या शब्द से जानते हैं? वॉइड एग्रीमेंट से। जैसे कि शिरीन ने किसी से वादा कर लिया कि मैं तेरे लिए आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाऊंगी और तू मुझे 5 लाख रुपए दे देना। ठीक है, तो यार ये काम शुरुआत से ही करना इम्पॉसिबल है, तो ये कैसा एग्रीमेंट बना रही है? वॉइड एग्रीमेंट बना रही है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो कि सर जैसे शिप चालू हुआ फ्रॉम चाइना टू मुंबई, ठीक है, कोई कंटेनर आ रहा था तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया कि सर 10 कंटेनर आप इन्हें मतलब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को देंगे और ये उसके बदले में 10 लाख रुपए देंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था शिप डूबा नहीं था, लेकिन शिप इंडिया में आने से पहले ही डूब गया। तो सर डूब गया तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि सर एक्स और वाई ने एग्रीमेंट बनाया, जो आज रात को 8 बजे एग्रीमेंट बनाया कि जो शिप मेरा आ रहा है उसमें से 10 कंटेनर तेरे को दूंगा और 10 लाख रुपए मेरे को तू दे देना। बट इन बेचारों को पता ही नहीं था कि शिप तो 6 बजे ही डूब चुका है। तो सर ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तो फिर ये यहां आ जाएगा। ठीक है, सेम एग्जाम्पल में छोटी सी बात चेंज करके वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दोनों समझाया हुआ है। क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिया, शिरीन, मंशा, कनक जी, लीशा, दिया, पान्यमी, आ रहा है ना? यस सर। तो सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये इतना तो अपन ने पढ़ा हुआ है। आओ पढ़ते हैं, नई बातें और सीखते हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इस तरह इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है इनिशियल, एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या जिसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आए, बात सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की ही हो रही है। पढ़ गई इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। When parties agree upon doing something which is impossible to perform, it is void, whether the fact of impossibility were known or not at the time of making contract. When देखो only देखो देखो देखो, यहां पर एक नई बात अपने को सीखने को मिल रही है। When parties agree upon doing something which is impossible to perform, it is void। क्या अपन जानते हैं? void agreement। ठीक है, whether the fact of impossibility were known or not at the time of making the contract या agreement। ठीक है, एग्रीमेंट बनाते समय चाहे आपको पता था या नहीं पता था, इससे फर्क नहीं पड़ता उसके वॉइड एग्रीमेंट होने में। यानी कि यहां फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपको इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था या नहीं पता था, उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वॉइड होगा या नहीं होगा, वो 100% वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब फर्क किस बात से पता पड़ेगा? मिस्टर एक्स को पता था कि जिस शिप से 10 कंटेनर देने की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी संक हो चुका है, यानी कि वो डूब चुका है। यानी इस एक पार्टी को पता था कि वो इम्पॉसिबल काम के लिए एग्रीमेंट बना रहा है, बेचारी दूसरी को नहीं पता था। अब समझना उसका फर्क क्या गिरेगा। झील क्या हुआ? सर अगर बोला होता इस शिप 6 बजे कॉन्ट्रैक्ट बना के मैं तुझे कंटेनर दे दूंगा, और अगर 10 बजे शिप डूब गई। कॉन्ट्रैक्ट बनने का समय क्या था? 6 बजे का था। हाँ। ठीक है, तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या उस समय शिप डूबा था? नहीं। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर। अब 10 बजे शिप डूब गया, तो अब क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को, कंटेनर देने का कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल है? नहीं। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड। समझ गई? ठीक है, चलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, किसी भी पार्टी को पता है या नहीं पता है, झील हाथ नीचे कर ले, नहीं तो शिप झील में डूब जाएगा अभी समुंदर की बजाय। ठीक है, चलिए, किसी पार्टी को पता है या नहीं पता है, इससे एग्रीमेंट, इससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि एग्रीमेंट वॉइड है या नहीं है, वो 100% वॉइड एग्रीमेंट ही होगा। लेकिन इस बात पे जरूर, किस बात पे फर्क पड़ेगा कि एक्स को पता था वो डूबे हुए शिप के कंटेनर देने की बात कर रहा है, एक्स को पता था, वाई को पता नहीं था। इस बात पे आओ पढ़ते हैं। व्हेन ओनली द प्रोमिसर नो अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि एक्स ने प्रॉमिस किया 10 कंटेनर देने का, ही इज द प्रोमिसर। ठीक है,
इस वाले एग्रीमेंट, इस वाले प्रॉमिस के लिए ही इज द प्रॉमिसर एंड मिस्टर वाई इज द प्रॉमिसी। तो सर प्रॉमिसर जानता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो पूरी होना इम्पॉसिबल है। सो व्हेन ओनली प्रॉमिसर नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, इन सच केस promisee can claim compensation for damages for any loss suffered due to non performance। कि भैया तूने मेरे साथ में बदमाशी करी है, तुझे ध्यान था कि है ना एग्रीमेंट पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ध्यान होते हुए तूने मेरे साथ में गलत एग्रीमेंट बनाया, और इस गलत एग्रीमेंट बनाने के कारण यदि मुझे XYZ जो भी डैमेजेस हो रहे हैं तो वो मैं तेरे से वसूल कर सकता हूं, यदि तूने जानबूझ के गलत एग्रीमेंट बनाया मेरे साथ। ये इतनी सी बात और ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी अपन ने कर लिया सर, एग्जांपल्स वही है, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, सर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बट ए इज ऑलरेडी मैरिड टू सी। अरे यार ऑलरेडी किसी से शादी हुई भी है फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। लॉ ऑफ लैंड फॉरबिड्स पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल शादियां करना मना है उस देश में, ठीक है। नाउ ए शैल कंपनसेट बी फॉर द लॉस कॉज ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, पता था। रीजॉइन करो, तो इस पे कोई डाउट है तो वो डिस्कस करते हैं और आगे का डिस्कस करते हैं। रीजॉइन करो।